ऑल राइट। सो आपने लास्ट टाइम जो असाइनमेंट दिया था वो, राइट, लेट अस अज्यूम आपने किया हुआ है सारा असाइनमेंट। ओके। सो इस क्लास में एक या दो क्वेश्चन कर। ओके। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? ओके, गुड, 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 राइट। ओके, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ओके, लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करेंगे वर्क एनर्जी पावर का, देन विल स्विच बैक टू द ग्रेविटेशन। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए, एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन समझ आइडिया लग रहा है कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए, राइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा प्री रिक्विजिट थ्योरी बता दूं। देखिए, इसमें क्या निकालना है, हीट निकालना है। तो आपको लास्ट क्लास में अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था हीट इज इक्वल टू क्या होता है। हाँ, राइट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, ये वाला क्वांटिटी, राइट, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ये जो है हमेशा नेगेटिव होता है। दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। इसलिए तो बोलते हैं ना, दीज आर द डिसिपेटिव फोर्सेस, क्योंकि इसके द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो हीट में लॉस हो रहा है, तो डिसिपेटिव है, राइट। तो इसके द्वारा वर्क डन नेगेटिव होगा, राइट, तो ही तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो हीट जनरेट होगा, है ना। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, बिकॉज हीट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। तो वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन को नेगेटिव ही होना पड़ेगा हमेशा, राइट, तो ही जाके नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। सेकेंड थिंग, इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इट इज सेम इन ऑल द फ्रेम्स। अगर आप किसी भी फ्रेम में अगर निकालोगे, राइट, सपोज कीजिए आप ग्राउंड फ्रेम में निकाल रहे हैं या फिर कोई और अगर फ्रेम ले लें, राइट, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, डजंट मैटर, किसी भी फ्रेम में इसकी वैल्यू जो है सेम आएगी। सो इट इज सेम इन ऑल द फ्रेम्स, or you can say like its value is same in all the frames. Its value is same in all frames. ठीक है। अब, राइट, ये आपको मैंने प्री रिक्विजिट थ्योरी बता दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस बेसिस पे आप क्वेश्चन को सोचिए, राइट, कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। किसी को आइडिया लग रहा है? मैक्सिमम हीट निकालना है आपको। तो पहले तो ये सोचो कि कन्वेयर बेल्ट में किस तरफ से फेंकेंगे, राइट, आई मीन लेट अस सपोज, ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। सपोज कीजिए एक कन्वेयर बेल्ट लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड सपोज v है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए कि अगर मैक्सिमम हीट निकालना है, तो मैक्सिमम हीट निकालना के लिए कब क्या करना पड़ेगा, राइट, मैक्सिमम स्लाइडिंग होगा तो ही मैक्सिमम हीट होगा, राइट। इसको ऐसे आप बोल सकते हो, मोर स्लाइडिंग, राइट, जितना ज्यादा स्लाइडिंग होगा दिस इंप्लाइज मोर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, टर्नल फ्रिक्शन, और दिस इज काइनेटिक, and this implies more heat.
है ना। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, अगर सपोज एक कन्वेयर बेल्ट लेता हूं और ये वी स्पीड से जा रही है, मुझे एक ब्लॉक को थ्रो करना है, तो पहले बताइए कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से थ्रो करूं या राइट हैंड साइड से थ्रो करूं, किसमें मैक्सिमम स्लाइडिंग होगा, ये पहले सोचिए। लेफ्ट हैंड साइड से और राइट से। देखिए पहले मुझे ये बताइए कि जब भी, ओके, पहले मुझे ये बताइए कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, जैसे लेटर सपोज कि अभी आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और ट्रेन मूव कर रही है और आप ट्रेन में खड़े हो और आपके नीचे सपोज कीजिए एक स्लीपर पड़ा है और एक शूज पड़ा है, और अब शूज को अगर आप किक करते हैं ट्रेन के अंदर, राइट, ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में आपने एक शूज को किक करा ट्रेन के अंदर, राइट, बहुत सारे शूज होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो शूज जो है ट्रेन में कुछ दूर तक स्लाइड करेगा, है ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और फाइनली क्या होगा, ट्रेन और शूज दोनों साथ साथ मूव करना शुरू कर जाएगा, है ना। हाँ, रिलेटिवली रेस्ट आ जाएगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, राइट, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्लाइडिंग होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरीके से लगता है कि फाइनली दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करने लग जाएं, राइट। ये कॉन्सेप्ट सही है अखिल? सही है ना, लास्ट में जाके साथ साथ मूव करना है। तो बताइए, राइट, अगर सपोज कीजिए, राइट, लेटर सपोज को एक लड़का है ए नाम का, ओके, और सपोज कीजिए किसी ब्लॉक को इसने थ्रो करा यहां से अभी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा हूं, इस तरीके से थ्रो करा है लेफ्ट से, तो क्या होगा, यहां से थ्रो करेगा, अज्यूम कीजिए कि कुछ टाइम के बाद जो ब्लॉक थ्रो करने के बाद ये भी जो है वी स्पीड से जाने लग गया, तो इसके बाद स्लाइडिंग नहीं होगा ना, राइट। स्लाइडिंग कहां से कहां तक हो रहा है, यहां से यहां तक ही होगा, एक्स ए मान लेते हैं, राइट, है ना। उसके बाद तो साथ साथ मूव करने लग गया तो स्लाइडिंग नहीं होगी। अब सपोज कीजिए कोई एक और लड़का है, उसने बोला यार मुझे मैक्सिमम स्लाइडिंग करना है, जितना ज्यादा स्लाइडिंग करेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन वर्क करेगा, उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो बताइए आप क्या कर सकते हो। मैं बोलूंगा यार ऐसे क्यों करना है, ऐसे करता हूं, यहां पे अगर वी स्पीड से जा रहा है, ये भी वी से जा रहा है, थोड़ा सा और स्पीड से फेंकते हैं ताकि ये ना बिल्कुल यहां पे जाकर के इसका स्पीड वी बने, है ना। तो अब बताइए कहां तक स्लाइडिंग हो रहा है, पूरे इस लेंथ तक स्लाइडिंग हो रही है ना, है ना, पूरे एल लेंथ में स्लाइडिंग हो रहा है अब, क्योंकि ये लेंथ एल दिया हुआ था। तो बताइए किसमें ज्यादा हीट जनरेट होगा, बी में ना, क्योंकि ज्यादा स्लाइडिंग हो रहा है, यहां तक स्लाइडिंग हुआ। अब सपोज कीजिए कि जब लेफ्ट हैंड साइड से थ्रो करा तो बी इज द विनर, है ना, दिस इज द विनर, तो इससे ज्यादा स्लाइड नहीं करा पाओगे ना। ओके ओके, अब मुझे बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड से किसी और तरीके से थ्रो कर सकते हो ताकि मैक्स और ज्यादा स्लाइडिंग हो जाए, नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम कवर हो गया ना, उसके बाद क्या होगा, गिर जाएगा। हाँ, इसके बाद ये ब्लॉक वापस नहीं आ सकता ना, क्योंकि वापस आएगा तो वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, राइट, तो वापस तो आएगा ही नहीं, है ना, सही है, ठीक है। अब बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड से थ्रो करने में बी इज द विनर। अब देखते हैं राइट हैंड साइड से, देखते हैं, फिर से कन्वेयर बेल्ट ले लिया, ये वी स्पीड से जा रहा है, राइट हैंड साइड से थ्रो कर रहा हूं मैं, ओके, यहां से थ्रो करा। अब बताइए कहां तक जाएगा, फाइनली उसको दोनों को, राइट, फाइनली दोनों को साथ साथ मूव करना है और दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाना चाहिए, राइट। अभी बताया कि स्लाइडिंग जब भी होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरीके से लगता है कि फाइनली जो है दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करें। तो बताइए यहां पे क्या हो सकता है, अगर इधर से थ्रो करा तो इस, राइट, ये तो इधर मूव कर रहा है, यहां पे रुक सकता है क्या, यहां पे कैसे रुकेगा, राइट, ये तो इधर जा रहा है फिर इधर, दोनों की वेलोसिटी सेम करनी है ना,
तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो यहां से यहां तक में तो कभी सेम हो ही नहीं सकता फाइनली, है ना। या तो ये हो सकता है कि यहां से थ्रो करा तो यहां पे आके गिर गया, एक तो सिचुएशन ये हो सकता है कि काफी तेजी से थ्रो कर दिया। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ प्रणव बताइए। हाँ 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 हाँ, स्लो होगा, राइट, स्लो होगा, लेकिन सपोज कीजिए यहां पे रुक गया, ठीक है, तो फिर से वापस इधर जाने लगेगा ना, क्योंकि राइट अभी भी तो रिलेटिव मोशन हो गया ना, ठीक है। अगर सपोज कीजिए यहां पे आपने रोक दिया, राइट, v जीरो हो गया, लेकिन अभी भी स्लाइडिंग हो रहा है, राइट। यही तो कॉन्सेप्ट है कि जब तक वेलोसिटी सेम नहीं होगा तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगता ही रहेगा, है ना। तो इस केस में आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो कि इसको यहां पे रोक दो, जैसे यहां से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और यहां पे आके रुक गया और फिर वापस लौटा और इधर आके वेलोसिटी सेम हो गया, राइट। मैक्सिमम ऐसे ही कर सकते हैं ना। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इस तरीके से थ्रो किया, यहां से ऐसे ऐसे गया, सॉरी, यहां से ऐसे ऐसे गया, ठीक है, यहां पे आके रुक गया, यहां पे रेस्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से यहां से इसने लौटना शुरू किया ऐसे, और कहीं यहां पे जाकर के दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, है ना। यहां से थ्रो कर रहा हूं राइट डायरेक्शन से, थ्रोइंग फ्रॉम राइट, है ना। तो अब मुझे बताइए कि इन तीनों में से, राइट, ये सपोज कीजिए सी फेंका था, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम स्लाइडिंग कब हो रहा था? बी वाले केस में, और उसमें कितना हो रहा था? सिर्फ एल हो रहा था, राइट। और इसमें क्या हो रहा है, आपने इधर से थ्रो किया तो पहले मैक्सिमम लेना है, तो यहां से थ्रो इस तरीके से करेंगे कि यहां पे जाके रेस्ट में आ जाए, राइट, यहां पे रेस्ट में आ गया और उसके बाद फिर वापस लौटा और दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो यहां पे इतना गया फिर वापस भी लौटा, तो किसमें ज्यादा स्लाइडिंग हो रहा है? सी में। सबको समझ आया क्या? इस एक बार सोच लीजिए सही ढंग से, तो जितना ज्यादा, है ना। ओके, अब इसके बाद ट्राई कीजिए, तो किसी को नहीं समझ आया वो पूछ लीजिएगा, बाकी लोग जिनको समझ आया उसके बाद आगे सोचिए कैसे ट्राई करेंगे। आपको मैं हिंट देते जाऊंगा और अल्टीमेटली आपको ही सॉल्व करना है। ये सिचुएशन समझ आया? सर इरेजर कौन सा है? इरेजर ये, ठीक है। उसके बाद बताइए, मुझे ये पता चला कि इस सिचुएशन में मैक्सिमम हीट आएगा, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए बताइए? क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है? हाँ बताइए। हम्म। 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 ओके, आपने यहां पे लिया और यहां पे लिया है ना, तो यू जीरो कर दिया, गुड। तो यहां पे वी आ जाएगा ना, कितना स्पीड से आपने थ्रो करा है। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, वैसे ही कीजिए। हाँ, ओके, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन आप ना हर एक का इंडिविजुअली निकाल रहे हो, आप वो फॉर्मूला लगा दीजिए ना, या तो राइट जो पहले जो प्री रिक्विजिट बताया था आप ग्राउंड फ्रेम में निकाल रहे हो, है ना, वर्क डन। तो किस, अब सोचिए आपके पास एडवांटेज है, राइट, हर एक फ्रेम में वर्क डन सेम ही होता है, तो किस फ्रेम में काम करोगे तो निकालना काफी आसान हो जाएगा। अगर कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में काम कर लें, क्योंकि राइट, क्योंकि बेल्ट भी इनर्शियल फ्रेम में है ना, तो बेल्ट भी जब इनर्शियल फ्रेम है और बेल्ट के रिस्पेक्ट में जब काम करोगे तो बेल्ट रेस्ट में आ जाएगा,
और बेल्ट का फ्रिक्शन फिर नहीं निकालना पड़ेगा। देख रहे हो एडवांटेज है ना, है ना, है ना। तो इसीलिए जो प्री रिक्विजिट थ्योरी बताया था उसको इस तरीके से यूज कीजिए ताकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाए। ओके, देखिए, अब सपोज कीजिए मैं इस वाले को पोजीशन 1 बोलता हूं एंड दिस को पोजीशन 2 बोल दिया और फिर वापस लौट रहा है, इसको पोजीशन 3 बोल रहा हूं। ठीक है, 3 पोजीशंस लिया मैंने, एक यहां पे थ्रो किया इनिशियल पोजीशन, धीरे धीरे गया गया यहां पे रुक गया, फिर वापस लौटा और अल्टीमेटली साथ साथ मूव करने लगा। तो एक पोजीशन 1, एक पोजीशन 2 और तीसरा पोजीशन 3। अब मैं ऐसा करता हूं, 1 और 2 पोजीशन के बीच वर्क करता हूं, बिटवीन पोजीशन 1 एंड 2, देखते हैं क्या होता है बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। बताइए राइट, 1 और 2 के बीच में वर्क कर रहे हैं तो इनिशियल राइट सपोज ऐसे ही क्या होगा ना, यू कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए इसको मैंने वी नॉट से थ्रो करा है तो यू कितना हो जाएगा बताइए अखिल, माइनस वी नॉट, माइनस, हाँ इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं, अज्यूम कीजिए इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया मैंने तो माइनस वी नॉट। ठीक है, अब बताइए v कितना हो जाएगा, बिटवीन 1 एंड 2 काम कर रहा हूं तो 2 पोजीशन फाइनल हो गया ना, तो 2 पे कितना v हो गया 0, क्योंकि यहां पे देखिए रेस्ट में आ गया था। रेस्ट अगर यहां पे अगर वेलोसिटी रहेगा तो फिर गिर जाएगा ना, राइट, समझ रहे हो, तो फिर जाके मेरा स्लाइडिंग एल ही लेंथ में बनेगा। तो यहां पे इस तरीके से थ्रो करना है ना कि यहां पे जाके वेलोसिटी ना रहे, अगर वेलोसिटी रहा तो गिर जाएगा और फिर से स्लाइडिंग जो है ना एल लेंथ में ही रहेगा फिर। तो यहां पे इस तरीके से थ्रो कीजिए ताकि यहां पे रेस्ट में आ जाए और फिर वापस लौटे, ताकि मैक्सिमम स्लाइडिंग हो और ताकि मैक्सिमम हीट निकले। ठीक है ना, तो v पे 0 हो गया। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, एबीडी बना लेते हैं। ठीक है, तो एबीडी बताइए राइट, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं बताइए। mg लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए, एक ही फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन। किस तरफ लगेगा, राइट डायरेक्शन में, राइट, ब्लॉक राइट में मूव कर रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा एफ के, है ना। एफ के कितना हो जाएगा बताइए, mg इंटू म्यू, राइट सही है ना, mg राइट, mg हो गया नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स इंटू म्यू। अब बताइए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी म्यू, अगर मैग्नीट्यूड अगर, और फ्रिक्शन किधर लग रहा है राइट साइड में ना, तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ, तो जी म्यू हो गया, राइट, ये एक्सेलरेशन। अब इसके बाद बताइए वी नॉट निकाल सकते हो इससे, निकालिए तो निकालिए। ठीक है, इसको मैं यहां ले लेता हूं। देखिए राइट, इसको अगर इक्वेशन लगाएंगे आप, है ना, तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो माइनस एल, है ना, माइनस एल। इसके बाद लगा दीजिए, देखिए कितना आता है, 0 माइनस यू स्क्वायर हो गया वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हो गया जी म्यू और ये हो गया माइनस ऑफ एल। बताइए यहां से वी नॉट कितना आ रहा है, 2, गुड, वेरी गुड, राइट, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो एक स्टेप मेरा कवर हो गया, वी नॉट निकल के आ गया। कितना स्पीड से थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम स्लाइडिंग होगी, और ये बिल्कुल प्रिसाइज स्पीड है, इससे अगर ज्यादा से थ्रो कर दिया ना तो यहां पे आके गिर जाएगा वो। ठीक है, तो वापस लौटने का उसे मौका नहीं मिलेगा, तो स्लाइडिंग मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी फिर। है ना, इसके बाद बताइए कैसे करेंगे, बाकी लोग भी कीजिए। वी नॉट निकाल लिया मैंने, उसके बाद निकालना था, उसके बाद सोचिए राइट, हीट तो अभी निकाला ही नहीं है, मैक्सिमम हीट निकालना था। हीट इज इक्वल टू क्या बताया था, देखिए तो फर्स्ट, हाँ, नेगेटिव ऑफ दिस, एंड मैंने ये बताया इट्स वैल्यू इज सेम इन ऑल द फ्रेम्स। तो हमारे पास एक है कि
कौन सा फ्रेम ऐसा ले लें, क्योंकि हर एक फ्रेम में सेम ही वैल्यू आने वाला है, तो ऐसा फ्रेम चूज कीजिए जहां से काम करना बिल्कुल आसान हो जाए और कैलकुलेशन कम हो। जितना ज्यादा कैलकुलेशन कम होगा उतना ज्यादा मिस्टेक्स कम होंगे, और जितना कम मिस्टेक होगा आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, है ना। तो सोचिए राइट, कौन से फ्रेम में काम करें ताकि काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकालना आसान है। सोचिए, तो दो ही फ्रेम यहां पे हो सकता है ना, एक तो ग्राउंड फ्रेम और दूसरा बेल्ट वाला फ्रेम, है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो। हाँ, इजी होगा ना, क्योंकि उस बेल्ट, क्योंकि बेल्ट में भी अगर ग्राउंड में अगर बैठोगे ना, देखिए अगर आप ग्राउंड में काम करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बेल्ट भी मूव कर रहा है, तो बेल्ट में भी फ्रिक्शन लगने लगेगा और वो भी फ्रिक्शन आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर बेल्ट के रिस्पेक्ट में काम करोगे ना, तो बेल्ट तो रेस्ट में आ गया, तो बेल्ट पे फ्रिक्शन अब नहीं निकालना पड़ेगा, अब सिर्फ ब्लॉक पे फ्रिक्शन निकालना है, तो वो काफी आसान है। एक एक वाला बच गया ना कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए राइट, नेक्स्ट कीजिए राइट, सभी लोग ट्राई कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट फ्रेम। ठीक है, अब देखते हैं फाइंडिंग, अब हीट पे आना है, तो फाइंडिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इंटरनल, राइट, टोटल इंटरनल, टोटल वर्क डन। ठीक है, ये तो ठीक है, इंटरनल ठीक है। तो टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन निकालते हैं, एंड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। किसी का आंसर आ रहा है, सुश्वेता। ओके, गुड गुड। तो देखिए राइट, बेल्ट के रिस्पेक्ट में अगर काम करोगे तो बेल्ट तो पहले ऐसा कीजिए, पहले बेल्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी तो निकालिए, क्योंकि बेल्ट के रिस्पेक्ट में देखिए राइट, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आई है, 2g म्यूएल, है ना। ठीक है, और कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है, v राइट डायरेक्शन में, और बेल्ट की और ब्लॉक की वेलोसिटी है 2g म्यूएल लेफ्ट डायरेक्शन में। ये सही है ना। ठीक है, उसके बाद आप रिलेटिव निकालिए, क्योंकि आप बेल्ट के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, है ना। तो निकालिए इसको, कितना आ रहा है बताइए। पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। बताइए कितना होगा इसमें, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वेलोसिटी को माइनस करते हैं ना। तो बताइए, यहां पे करेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है बताइए, √2, हाँ, म्यू जी एल रूट। पॉजिटिव की नेगेटिव बताइए, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने नेगेटिव लिया हुआ था क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ करना है ना, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, नेगेटिव है ना। ओके गुड, माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट राइट डायरेक्शन में था, तो v हो जाएगा पॉजिटिव। गुड, अब बताइए कितना आ रहा है, -2 म्यू जी एल प्लस रूट, है ना, इसका रूट प्लस v, यही है। माइनस माइनस, हाँ बताइए, सही है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, हाँ सही है। माइनस क्या इंडिकेट करता है, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड साइड, हाँ क्या बोल रहे हो, लेफ्ट, है ना। माइनस इंडिकेट्स लेफ्ट हैंड, लेफ्ट डायरेक्शन में आया रिलेटिव। ठीक है, थ्रो आपने कहां से करा था, ये तो अब आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। तो जब बेल्ट के रिस्पेक्ट में काम कीजिएगा तो बेल्ट रेस्ट में आ गया ना, सोचिए। ठीक है, तो इसको मैं बोल दिया एट रेस्ट। अब थ्रो तो मैंने इधर से ही करा था ना, ये इधर से थ्रो करा, है ना। किस डायरेक्शन में जा रहा है देखिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट वेलोसिटी किधर आया, लेफ्ट ना, तो इधर से जाएगा। कितने स्पीड से, है ना, बिकॉज दिस इज द स्पीड राइट। कितने स्पीड से बताइए, 2 म्यू जी एल रूट प्लस v, है ना, इस स्पीड से जा रहा है। बेल्ट रेस्ट में है,
इस स्पीड से आपने थ्रो किया, बताइए फाइनल सिचुएशन क्या बनेगा? ये इनिशियल सिचुएशन अगर है तो फाइनली क्या होगा? कहीं जाके रुक जाएगा ना, क्योंकि ये तो बेल्ट रेस्ट में है। ये दिस इज अ सिमिलर सिचुएशन। हाँ, क्या बोल रहे हो? कोई जरूरी है एल डिस्टेंस? कोई भी डिस्टेंस हो सकता है ना, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट की लेंथ एल थी। हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ। और वो यहां तक कर दोगे? अच्छा, आप बोल रहे, ओके, पहले तो ये बताइए, पहले ये बताइए कि इस वाले फ्रेम में जैसे सपोज कीजिए यहां पे आके रुकेगा, है ना? ये सपोज कीजिए फाइनल सिचुएशन हो गया, ठीक है? तो यहां पे एट रेस्ट आ जाएगा ना, ठीक है? कितने लोग बोल रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस एल होगा, और कितने लोग बोल रहे हैं कि एल से ज्यादा होगा? बताइए। एल ही होगा? क्यों, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ बताइए। हाँ, एल से ज्यादा होगा ना, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हो सकता है बाय लक एल हो जाए, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अब यहाँ पे एफबीडी बनाई तो कितना आएगा बताइए? तो एफबीडी यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कि एमजी लग रहा है, दूसरा नॉर्मल लग रहा होगा, और बताइए फ्रिक्शन। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे ग्राउंड ऐसे रखा है उस पे बॉल को थ्रो कर दिया, है ना? नॉर्मल लग रहा है, एमजी लग रहा है, और क्या लग रहा है बताइए? एफ के, कितना? एमजी इंटू म्यू, है ना? क्योंकि क्योंकि नॉर्मल एन इक्वल टू एमजी हो जाएगा ना, सही है? तो एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए? जी म्यू हो जाएगा, क्योंकि इसको एफ के इतना मास से डिवाइड करो, जी राइट, जी म्यू आ जाएगा ना। किस डायरेक्शन में होगा? पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ को क्या माना था मैंने, राइट? तो पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन ये हो गया, हाँ इस डायरेक्शन में हो गया, सही है? तो मुझे एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल स्पीड पता है, तो मैं लेंथ नहीं निकाल लूंगा कितना लेंथ गया? क्यों फालतू का उसमें जा रहे हो कि उतना ही लेंथ होगा? वो तो आपने ग्राउंड फ्रेम में देखा है ना कि कितना एल बना, और फिर वापस लौटा, वो ग्राउंड फ्रेम में था, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब इसके बाद, हाँ ओके ओके, तो इसमें सब चीज दिया है ना। आप जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होते है बीटी बना लीजिए। तो एबीडी बनाया तो साफ दिख रहा है, एन लगेगा, एमजी लगेगा, और फ्रिक्शन तो लगना ही है, क्योंकि स्लाइडिंग हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट रेस्ट में है और ये इधर मूव कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? जिनको प्रॉब्लम हो रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उनका इसका मतलब लॉज ऑफ मोशन वीक है। बताइए आंसर आ रहा है कि नहीं का? इसको तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते थे, जैसे आपने लेंथ निकाला फिर निकाला, इसके बाद तो राइट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के करते, उससे भी आ जाता, है ना? कुछ करना ही नहीं था, ये एल एल भी निकालने की जरूरत नहीं थी। आप एल निकालोगे, है ना, फिर फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तब वर्क डन आएगा ना, है ना? तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ निकालिए, है ना, पहले, है ना, यहां से ए आ गया, यू आ गया, तो यहां पे वी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आप करोगे वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इससे आपको v पता है, आपको u पता है, साइन कन्वेंशन रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने नेगेटिव लिया था, a आपको पता है पॉजिटिव, s यहां से निकल के आ जाएगा। तो s जब आ गया, फ्रिक्शन फोर्स पता है, तो f डॉट s कर दोगे तो वर्क डन आ जाएगा। ये भी एक है तरीका, लेकिन इसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ रहा है, सही है सुश्वेता, है ना? हाँ हाँ
अच्छा, आप ग्राउंड फ्रेम में निकाल रहे हो? ओके ओके, मतलब ग्राउंड फ्रेम से डिस्टेंस निकाल रहे थे आप टोटल, है ना, कितना ट्रैवल करा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो ग्राउंड फ्रेम में निकलता ना। लेकिन जो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे वो ग्राउंड फ्रेम में आता ना। लेकिन वो, अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में आप निकाल रहे थे, है ना। लेकिन उस वाले, हाँ, एक ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हो, बट उससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। दोनों पे आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, बेल्ट पे भी निकालना पड़ जाएगा, है ना। देखिए राइट, तो इस तरीके से आप कर लो, या तो मैं एक और तरीका बताता हूं। देखिए, मुझे पता है, इसमें ऐसे कर सकते हो। देखिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू होता है डेल्टा के। अब बताइए, ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है? mg लग रहा है, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, यही तो है। तो इससे इससे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगाना पड़ेगा। डेल्टा के बताइए, राइट, 1 अपॉन फाइनल के कितना है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल 0 हो गया है, रेस्ट में आ गया ना। इनिशियल सबको पता है, और वर्क डन बाई एम जी कितना हो जाएगा, 0। एन भी 0। वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए माइनस ऑफ इनिशियल, तो माइनस ऑफ 1/2 m। बताइए स्पीड कितना है, हाँ, 2 म्यू रूट प्लस वी, इसका स्क्वायर, यही हो गया ना, है ना। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे हीट मैक्सिमाइज हो रहा है ना, क्योंकि मैक्सिमम हमने पहले मैक्सिमम सिचुएशन देख लिया है कि किस केस में मैक्सिमम हो रहा है, और उसी केस पे मैंने सारा प्रॉब्लम सॉल्व करा है ना। तो मैक्सिमम हीट इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ दिस, तो डेट इज इक्वल टू m/2 2 म्यू प्लस v, और इसका स्क्वायर, है ना। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना, समझ आ गया ना, ठीक है। तो आपको ना, हाँ अखिल, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, गुड गुड, जिनका सबका आ गया होगा, प्रणव का भी आ गया होगा, वैभव का भी आ गया होगा, सुश्वेता, सबका आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ना ये देखना था स्मार्टली कैसे काम करते हैं। हाँ, गुड, अग्रिम, हाँ, है ना। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए क्या क्या आपने सीखा है इस वाले क्वेश्चन से। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको हीट निकालना हो तो वर्क डन बाई इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, नेगेटिव ऑफ दैट, और वो क्वांटिटी जो है फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए जब भी आपको हीट निकालना है ना, तो पहले आप देख लीजिए कि किस फ्रेम में हम काम करें ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाए। और वो सबसे अच्छा फ्रेम ये होता है कि जहां पे स्लाइडिंग हो रहा है तो जो बॉटम वाला सरफेस है ना उसी पे बैठ जाओ, ताकि कम से कम जो बॉटम वाला सरफेस है ना, जैसे कन्वेयर बेल्ट, उसी पे बैठ जाओगे ना तो उस पे एटलीस्ट फ्रिक्शन नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। आप ग्राउंड फ्रेम से भी ट्राई करोगे तो सेम आंसर आएगा। एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था मैंने कि वर्क डन बाई, लास्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट का, अगर आपने किया होगा तो उसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, और बी पार्ट ये था कि इज दिस डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। असाइनमेंट किया है प्रणव, देखा था क्वेश्चन? हाँ, तो देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा। तो उसका बी पार्ट यही था कि इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द फ्रेम, तो वहां पे होता नो। ठीक है, राइट, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट, ओके।
दिस क्वेश्चन सिंपल है। अब ग्रेविटेशन पे आते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन कीजिए, तो ग्रेविटेशन का है। नेक्स्ट विल स्विच टू द ग्रेविटेशन। क्वेश्चन पढ़िए, एनालाइज कीजिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, बस यही काम है हर एक क्वेश्चन का। फर्स्ट एनालाइज करोगे तभी तो पता चलेगा इक्वेशन कैसे बनाना है। एनालाइज करते रहो, इक्वेशन बनाते रहो, लास्ट में आंसर आ जाता है। हर इक्वेशन में यही करना होता है। सर, हाँ सर, कौन सा? अच्छा ये दिख नहीं रहा है, ओके, ये आर है, सॉरी, एक मिनट मैं कर देता हूँ, है ना। ये देखिए, ये आर है और ये लेंथ एल दिया हुआ है, वेयर आर इज इक्वल टू, यहां से यहां तक जो लेंथ है ना, ये वाली, ये लेंथ आर है, और ये जो लेंथ है रॉड की, जो लेंथ है वो एल है। आर की वैल्यू दी गई है 3L, रॉड की लेंथ दी गई है L। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन बताया था डम्बेल वाला ना, कि जब भी रॉड होता है तो क्या होता है, उस तरीके से सोचिए। हाँ, टेंशन जीरो है, आपको ये दिखना है, थ्री मासेज इंटरैक्ट ओनली थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन व्हेन द पॉइंट मास नियरर टू m at a distance r equal 3 from m, the tension in the rod is 0 for। तो क्वेश्चन में दिया है कि टेंशन जीरो है, यानी कि रॉड दो ही चीज कर सकता है, आइदर पुल और पुश। तो क्वेश्चन में दिया है कि रॉड ना तो पुश कर रहा है और ना ही पुल कर रहा है, तो उस इंस्टेंट पे निकालना है कि m की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू ऑफ k है तो m निकालना है बेसिकली आपको। एक इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाइएगा? रॉड के बारे में सोचिए क्या क्या होता है। हाँ वैभव बताइए। सर वो स्मॉल एम का जो रिलेशन लिखे हैं सर वो बता दीजिए सर, विजिबल नहीं। ये स्मॉल m, ये दोनों m है ना। सर ये वैल्यू ऑफ के, हाँ ये सही है। अच्छा, ये भी विजिबल नहीं है। देखिए m इज इक्वल टू है k कैपिटल M अपॉन 288, तो बताना है वैल्यू ऑफ k क्या होगी। थैंक यू सर। ठीक है, ये बताना है। सोचिए कैसे करेंगे। दोनों का है BD बनाइए पहले, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बताइए। रॉड से रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन में रॉड है ना। रॉड से रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि रॉड के इंड पॉइंट्स की वेलोसिटी जो है, हाँ, रॉड के अलोंग सेम होती है, रॉड के अलोंग सेम होती है। तो अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है रॉड के इंड पॉइंट्स का, रॉड के अलोंग अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि इंड पॉइंट्स में क्या है, इंड पॉइंट्स में मास ही है ना, एक मास दो मास, दोनों इंड पे है ना, और दोनों रॉड के अलोंग है, और इसकी मूवमेंट तो ऐसे ही होगी ना, तो रॉड के अलोंग ही मूवमेंट हो रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा ही सेम रहेगा, क्योंकि रॉड के अलोंग ही बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो होगा या इक्वल होगा? इक्वल होगा ना। ऐसा ऐसा मैंने थोड़ी बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, हाँ, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी हमेशा इक्वल रहेगी, बट वो इक्वल वेरिएबल भी हो सकता है ना। समझ आ रहा है क्या? है ना। तो दोनों की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और ये आपको एक इक्वेशन निकाल के देगा, और उसको यूज करके इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी। एक अननोन, एक इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। This was the question was asked in JEE Advance actually. I don't remember the year, I think 2019 or something.
वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, रॉड के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, है ना, बस। देखिए राइट, तो मैंने बताया दो मासेस थे ना, ओके, ये मुझे पता है, दिस इज द रॉड, तो हम ये बोल सकते हैं राइट, एक्सलेरेशन दोनों का इक्वल होगा, यहां से ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एम, इसको अगर 1 बोल दूं और इसको अगर 2 बोल दूं, हाँ क्या बोल रहे हो? 15 नहीं, 15 नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक किया होगा आपने। हाँ साइन जीरो, नहीं 50 तो नहीं आ रहा, ठीक है। ओके देखिए कैसे करेंगे, देखिए राइट, ओके मैंने भी बताया, इसको मैंने 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, क्योंकि दोनों एम एम है, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 2, क्योंकि दोनों जो है रॉड का इंड पॉइंट्स पे है, तो मैंने बताया था इंड पॉइंट्स की वेलोसिटी जो है हमेशा सेम होती है रॉड के अलोंग, तो यहाँ पे सारा चीज राइट, यहाँ पे सारी चीजें हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है, तो हम एक ही डायमेंशन में काम कर रहे हैं, तो एक डायमेंशन में वेलोसिटी दोनों का सेम है, ठीक है। ठीक है, तो यहां से अगर करोगे तो डी वी वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी टू अपॉन डी टी, है ना, तो दिस इंप्लाइज ए वन वैक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर, तो दोनों का एक्सलेशन सेम होना है, और ये बेसिकली आपको इक्वेशन निकाल के देगा यही, ठीक है। अब मुझे एक्सलेशन निकालना है एम का, तो बेस्ट वे क्या है, एम का एफबीडी बना लेते हैं, तो एफबीडी ऑफ 1 बना लेते हैं, ठीक है। बताइए कौन कौन सा फोर्सेज लगेगा, एक तो ये कैपिटल एम है ना, ये एक फोर्स लगाएगा, हाँ कैपिटल एम फोर्स लगाएगा, इधर क्या बनाएगा, एफ एम ले लेते हैं कैपिटल एम से, और इस पे और कौन फोर्स लगाएगा 1 पे, ये भी लगाएगा ना, ठीक है, तो ये किधर लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगाएगा ना, एफ ऑफ अ स्मॉल एम हो गया, है ना, ठीक है, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, ठीक, ओके राइट। अब बताइए इसमें और कोई फोर्स लग रहा है क्या, रॉड तो फोर्स नहीं लगा रहा ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब बनाते हैं बीडी ऑफ 2, या तो ऐसे ही करते हैं, एक मिनट, इसका एक्सलेशन भी लिख लेते हैं ना, तो A1 कितना होगा बताइए, तो एफ एम कितना हो जाएगा बताइए, एफ एम कितना होगा, जी कैपिटल एम इंटू अ स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 3R का स्क्वायर, ठीक है। ये बताइए आपको, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ 3L है, ओके सॉरी, माई मिस्टेक राइट, माई मिस्टेक, ठीक है, दिस इज 3L राइट, सॉरी राइट, तो यहां पे हो गया, ओके ये हो गया, सॉरी सॉरी, बाकी लोग सॉल्व करते रहिए जिनको समझ आ रहा है, ठीक है, 3L हो गया। अब बताइए यहां पे ना एक्सेलेरेशन वेक्टर कांस्टेंट है, आपने कुछ लोगों ने ना मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया होगा, है ना, आपको डायरेक्शन के साथ काम करना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लीजिए, है ना, ठीक है। तो बताइए राइट, ए एम कितना हो जाएगा, एफ एम इतना हो गया, बताइए पॉजिटिव की नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से ए एम जो है कितना बनेगा, या तो ऐसे करो ना, ए टू एफ टोटल निकालते हैं, क्या कर रहा हूं, तो राइट इसको एफ टोटल निकाल लीजिए, एफ एम कितना हो जाएगा, स्मॉल एम, बताइए एफ एम नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, एफ एम बताइए, जी जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, बताइए एफ टोटल कितना हो जाएगा, के की वैल्यू 7, गुड अखिल, गुड गुड
k की वैल्यू 7 है एग्जैक्टली, है ना। तो यहां से निकालिए आप लोग, कीजिए कितना आ रहा है ए टोटल। मैं इसको एफ टोटल निकालना, फिर ए टोटल निकालिए। हाँ हाँ, ए टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टोटल डिवाइडेड बाई एम। तो बताइए एफ टोटल कितना होगा, इसको अगर एम से डिवाइड, इसको ऐड करोगे तभी एफ टोटल आएगा ना, और इसको स्मॉल एम से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपकी बन के आ जाएगी, राइट, जी एम अपॉन एल स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन 9 एल स्क्वायर। ये सही है ना, है ना, सही है। मैं कुछ स्टेप स्किप कर सकता हूँ, जे एडवांस है आप लोग का, जे मेंस तो कर नहीं रहे आप लोग, है ना। तो यहां से ये दोनों ऐड कर दोगे तो एफ टोटल आ जाएगा, जिनको नहीं समझ आ रहा है, और टोटल को एम से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ए टोटल आ गया, और वो साइन कन्वेंशन के साथ जा रहा है। तो ए वन का मुझे टोटल मिल के आ गया। इसको आप ए टोटल को वन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ए टू निकाल लीजिए, ए वन इतना आ गया, अब ए टू कितना बनेगा, देखिए मैं जल्दी से करता हूं। ए टू बताइए, तो पहले ब्लॉक बी का, सॉरी देखिए राइट, ए बीडी ऑफ टू ड्रॉ करते हैं, है ना, आ गया, गुड। ए बीडी ऑफ टू ड्रॉ करूं तो बताइए टू पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, जल्दी से बताइए, गुड। टू पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा होगा, एफ डैश ले लेता हूं एम, और बताइए इसी डायरेक्शन में दूसरा फोर्स भी लगेगा ना, हाँ ना, सेम डायरेक्शन में लगेगा ना। तो ये ले लिया एफ डैश स्मॉल एम, ठीक है। अब बताइए राइट, एफ डैश एम कितना हो जाएगा, एफ डैश स्मॉल एम कितना होगा बताइए, जी एम स्क्वायर स्मॉल एम एल स्क्वायर होगा ना, और नेगेटिव हो जाएगा, है ना, यही है। अब एफ डैश ले रहा हूं क्योंकि उसको वन, उसको एफ डैश ले लिया, एफ डैश कैपिटल एम, क्योंकि बार बार एफ नहीं लिखेंगे ना, इसलिए इसको मैंने एफ डैश कर दिया, बस नेम कन्वेंशन, राइट। तो बताइए यहां पे कितना लगेगा कैपिटल एम से, अट्रैक्टिव फोर्स है, नेगेटिव ही लगेगा, माइनस जी एम एम अपॉन कितना, हाँ 4L का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4L का स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए राइट, A2 कितना हो जाएगा बताइए, इस दोनों फोर्सेस को ऐड करोगे, एम से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, नेगेटिव आ जाएगा बाहर, और यहां से GM अपॉन एल स्क्वायर, और इसमें भी m हटा दोगे तो हो जाएगा प्लस GM अपॉन 16L स्क्वायर। ये सही है ना, सही है। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। अब उसके बाद बताया था A1 इज इक्वल टू A2, इससे इक्वेशन बनाइए, तो A1 A2 तो मुझे पता चल गया, हाँ, माइनस A2, हाँ सर एन, हाँ बताइए, सही है ना। यस सर, A1 कितना आ रहा है बताइए, कट हो जाएगा डायरेक्ट, A1 कितना आ रहा है, A1 किया था ना कि, सर माइनस जी वाई स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस 9m/9, फिर से बोलिए, माइनस जी वाई एल स्क्वायर G बाई एल स्क्वायर, ब्रैकेट ओके, ब्रैकेट, कैपिटल ए माइनस 9m अपॉन 9, आप उस काफी वो कर दिए आपने, वो ले लिया है ना कॉमन, सिंप्लीफाई कर दीजिए, हाँ ओके ओके, मैं यहीं से कर देता हूँ, GM अपॉन एल स्क्वायर, ओके राइट, ठीक। जी स्मॉल एम था क्या, स्मॉल एम अपॉन एल स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन 9L स्क्वायर, यही है ना, यस सर, गुड गुड। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना सभी लोग, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना। इससे आप स्मॉल m निकाल लीजिएगा, इससे आपको स्मॉल m निकालना है, और फिर उसको जब फिगर आउट करोगे तो k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। सही है सभी लोगों का, किसकी डायरेक्शन मैंने गलत लिया है,
ओके ओके, गुड गुड अग्रिम, गुड। कोई नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों ने हो सकता है सीधा मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया होगा, कुछ लोगों ने डायरेक्शन लेने में कुछ गलती की होगी, तो उसकी वजह से मे बी आंसर डिफरेंट आ गया होगा, बट कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना। इसमें की पॉइंट ये था कि जब भी एक्सलेरेशन इक्वेट करना है तो एक्सलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको साइन कन्वेंशन को भी केयर करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्सलेरेशन निकाल दिया मैग्नीट्यूड जैसा और इक्वेट करके आ गए। वेक्टर को वेक्टर की तरह ही ट्रीट करेंगे ना, ठीक है। ओके राइट, शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सबका हो गया है ना? ओके राइट, चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सिंपल सा है, इसका भी आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। सर रेडियस क्या है? हाँ हाँ, रेडियस कैपिटल आर टू इन्फिनिटी। A particle of mass small m was transferred from the center of the base of a uniform hemisphere of mass capital M and radius capital R into infinity. What work was performed in the process by the gravitational force exerted on the particle by the hemisphere? बताइए कैसे करेंगे इसको, इसमें भी स्मार्टली काम करना है, ऐसा नहीं कि अब बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल होगा कांस्टेंट होगा? वेरिएबल। अब हाँ, उसको कैसे कैसे, हाँ क्या डिक्रीज होगा? नहीं नहीं, वो थोड़ी दिया है स्फीयर, ऐसे क्वेश्चन है वो आप अखिल अग्रिम, दूसरे तो आप क्वेश्चन ही नहीं समझे सही डायरेक्शन से, राइट। देखिए यूनिफॉर्म स्फीयर दिया है, यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर, सॉरी, है ना, एक यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर दिया है लाइक दिस, तो इसकी मास तो कैपिटल एम दिया है ना फिक्स, इसका सेंटर यहां पे है, यहां पे एक स्मॉल एम रखा हुआ है, स्मॉल एम मास, और इसको इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, इसको इन्फिनिटी पे लेके चले गए, है ना। नहीं, ओके ओके, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन समझ आ गया ना, आप ट्राई कीजिए सही तरीके से। हाँ, तो इसमें इसमें कैसे सोच रहे हो, कैसे थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा? ओके, क्या सोच रहे हो कि फोर्स निकालेंगे और डॉट प्रोडक्ट डीआर करेगा और इंटीग्रेट कर देंगे? हाँ, लेकिन उससे तो हेमिस्फीयर की वजह से फील्ड पता है क्या? सर हेमिस्फीयर की वजह से थोड़ी सी आगे एक्स डिस्टेंस पे हाँ तो हम लेके वहां से निकालेंगे, उसमें फोर्स कितना लग रहा है ds, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, ये तरीका है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, कोई सिंपल सा तरीका बताइए। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, क्या बोल रहे हो? हेमिस्फीयर की सेंटर ऑफ मास से हाँ, वहां से फाइंड करके कर लेंगे, फिर उसे यहाँ पे क्या फाइंड कीजिएगा? सर यहाँ पे जो फोर्स होगा उसके सेंटर ऑफ मास से, जो वो हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन बाकी फोर्स तो बीच रास्ते में तो वेरिएबल हो जाएगा ना फोर्स, एक तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, और पता नहीं यहाँ पे बीच में कितना फोर्स। हाँ, तो पहले तो फोर्स ही नहीं पता है, हेमिस्फीयर की वजह से फोर्स पता है क्या एक्सिस पे? सेंटर पे लोगों को याद रहता है ना, हेमिस्फीयर की वजह से सेंटर पे कितना फील्ड है, लेकिन एक्सिस पे कितना फील्ड है ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स, उसका फॉर्मूला ही आता है। हाँ, तो उसको इंटीग्रेट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सोचिए। हाँ बताइए। So potential at P equals to work done in bringing a point from infinity to P upon M वाला फॉर्मूला लगा। गुड गुड, वही तो लगाना है, उससे सिंपल हो जाएगा ना। जो जो भी लोग वर्क डन कर रहे हैं एफ डॉट डी आर, उसमें इंटीग्रेशन काफी
एक तो पहले आपको ये नहीं पता कि एक्सिस पे अगर आप पार्टिकल को ऐसे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो एक्सिस पे कितना फील्ड है वो नहीं पता पहले, उसका कोई फॉर्मूला किसी है ना, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो पता नहीं कैसा आएगा, तो काफी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा वो। आप एग्जाम में करोगे तो 10 मिनट में तो होगा नहीं, छोड़ के फिर आ जाओगे उस तरीके से। तो देखिए राइट, इसमें क्या करना है, हाँ क्या बोल रहे हो, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे करते हैं, हाँ क्या बोल रहे हो, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं वैसे वाला हाँ तो इलेक्ट्रोस्टैट जैसा ही तो है, ठीक है। ये ओके सर। हाँ गुड, देखिए इसमें आप पढ़ा होगा ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही पढ़ा होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोल दीजिए, राइट। अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन लेके जा रहा है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये काफी फेमस सा फॉर्मूला है, हर एक जगह पे लगता है, इसको याद रखिएगा, यस सर। है ना। तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, तो ये वाला निकालना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, है ना। तो बस आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। इन्फिनिटी पे तो पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पता करना है सेंटर पे। और सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करोगे, आप हेमिस्फेयर की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, और पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, बस यही तो करना है। देखिए इस वाले इक्वेशन को लगाएं अगर, तो हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, इसको नेगेटिव लेके उधर चली जाएगी तो माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल, फाइनल तो इन्फिनिटी है, देखिए राइट, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो फाइनल इन्फिनिटी हो गया तो ये तो बन गया जीरो। तो बताइए राइट क्या हो गया यहां पे, माइनस माइनस यू इनिशियल हो गया ना, सही है ना। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही आंसर आएगा। और यू इनिशियल इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो और अच्छे से बताइए, इनिशियल यहां पे है ना, तो यहां का पोटेंशियल मल्टीप्लाइज बाई एम विल गिव यू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहां से ऐसे कर सकते हो m इंटू वी इनिशियल, और इनिशियल क्या है, सेंटर ही है ना, तो सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लीजिए और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ओके सर। ठीक है, क्योंकि यूएल जी स्मॉल एंड कैपिटल एन अपॉन 2r होगी। आंसर आ गया। ओके वेट वेट, हाँ क्या आंसर आया, सर यूएल जी स्मॉल एंड कैपिटल एन अपॉन 2r। नहीं इतना तो नहीं आ रहा, यू आई फिर से बोलिए, सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बोल रहा हूँ। हाँ कितना आ रहा है, जी स्मॉल एंड कैपिटल एन अपॉन 2r। नहीं एक इंटीजर रह गया, ऊपर में कुछ नंबर है, नो सर। नहीं क्या नाम है, कुछ मिस हो गया होगा, वेबर। वैभव, गुड, एक बार ट्राई कीजिए, एक बार देखिए कैलकुलेशन में क्या मिस हो गया। देखिए राइट ये समझ आ गया हो, उसके बाद कैसे करेंगे, सर अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉस थ्योरम से करते हैं, हाँ हाँ तो उससे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसकी पोटेंशियल निकाल लेंगे। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे निकालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर नहीं पता है ना इन्फिनिटी पे, आप इंटीग्रेट कर ऐसे कर लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो नहीं पता है, बस सेंटर पे पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इंटीग्रेशन से हो जाएगा। हाँ आप कोई डीएम मास ले लो और उसका पोटेंशियल डीवी ले लो और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, डीएम मास लेकर इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां पे मुझे निकालना है वी पोटेंशियल, बस ये क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा बताइए, एक स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है,
और यहां पे एक dr ले लेते हैं ना, ठीक है। ये विड्थ जो है dr है, ठीक है। और इसका मास कितना हो जाएगा, dm, है ना। और ये विड्थ हो गया आपका dr, और इसकी मास हो गई dm, ठीक है। अब बताइए राइट, पोटेंशियल ड्यू टू dm अगर मैं करूं, ये तो बिल्कुल सभी लोग को आता होगा। पोटेंशियल ड्यू टू dm इज इक्वल टू, सपोज कीजिए dv ले लिया, हाँ। फाइनल आंसर क्या C G M M by R होगा? नीचे कुछ नंबर है आपका? सर नहीं सर। नहीं, एक का ऊपर है, एक का नीचे नहीं है, और दोनों का सही है अगर आंसर मिला दो तो, राइट। नीचे एक्चुअली 2 है, वैभव का 2 आ रहा था ना, और आपका ऊपर 3 आ गया, है ना। दोनों आंसर मिला लीजिए, आंसर करेक्ट हो जाएगा। बस कॉमन वाले पार्ट को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए रेट, पोटेंशियल ड्यू टू डीएम, बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे। डीएम देखिए, डीएम का जो हर एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर ही डिस्टेंस पे है ना, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए, ये समझ आ रहा है क्या? dm upon r हाँ राइट, जी माइनस और प्लस, minus माइनस है ना, माइनस जी डी एम upon r. अपॉन आर, गुड, ये सही है। क्योंकि हर एक डीएम मास, जो भी डीएम पार्टिकल है, हर एक का डिस्टेंस सेंटर से फिक्स है, दैट इज स्मॉल आर, है ना। ये सही है ना, ठीक है राइट, ये आता होगा सभी लोगों को, ठीक है। अब यहां से आ गया डीवी, डीवी मुझे पता चल गया, दैट इज इक्वल टू माइनस जी डीएम अपॉन आर। अब इसी को अब बताइए डीएम कितना होगा, हाँ डीएम क्या होगा, पहले तो इसका सरफेस एरिया, ये राइट, ये आपका वो है ना, राइट, एक सेल की तरह होगा ना, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना। एरिया इंटू विड्थ करोगे तो डीवी बन जाएगा ना, वॉल्यूम, है ना। ये मैं वी लिख नहीं रहा हूं क्योंकि फिर से ना वी वो हो जाएगा। तो ये आपका इस वाले एलिमेंट का वॉल्यूम बन गया, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट अस सपोज की डेंसिटी है रो, रो बताइए कितना आएगा, सोचिए तो, हाँ रो कितना होगा, एम अपॉन वॉल्यूम कितना है, 2/3 पाई आर क्यू, है ना। तो ये तो हर बार मैं इसको सिंबलाइज करके रो लिखता हूं, क्योंकि इसको बार बार कैरी करना ना एक, राइट, सोल्यूशन को कॉम्प्लिकेट करेगा, इसलिए इसको सिंबल फॉर्म में रो कर दिया और ऐसे लिख दिया, लास्ट में जाकर के रो की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो डीएम ये आ गया, उसके बाद बताइए डीवी इज इक्वल टू माइनस जी, डीएम की वैल्यू उठा लीजिए यहां से, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर, रो तो है ही मेरे पास, डिवाइडेड बाई आर, सही है ना, डीएम डी आर होगा ना, बस सही है, ठीक है राइट। तो बताइए राइट, यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो बताइए कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा, माइनस जी और 2 पाई, हाँ आ गया 3/2, गुड गुड, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है गुड। अब बताइए राइट, आर इज इक्वल टू 0 पे, आर इज इक्वल टू 0 से आर करना है ना, तो यहां पे तो ऐड करोगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा ना, Yes sir. है ना। आर को जीरो, आर को 0 कर दोगे तो कोई मास बनेगा ही नहीं, तो पोटेंशियल क्या होगा, 0, है ना। तो यहां पे तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर डीवी को ऐड करोगे तो वी टोटल हो जाएगा, है ना, ऐसे भी, ये सही है ना। और यहां पे बताइए माइनस 2 पाई जी रो, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, और इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, दिख रहा है, सही है राइट, ओके। अब देखिए राइट, यहां से देखिए, अब यहां पे इंटीग्रेट करना था, तो ये हो गया 0 से कैपिटल आर, सो या दिस इंप्लाइज माइनस 2 पाई जी रो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी इसको करने की आदत है,
रो और ये हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 0, राइट। ठीक है, तो यहां से आ गया वी टोटल, देखिए माइनस 2 पाई जी। अब रो की वैल्यू बताइए कितना आया था, सॉरी एम की वैल्यू देखिए, सॉरी जी, रो की वैल्यू देखिए यहां पे है ना, तो यहां से वैल्यू पुट कर दिया एम अपॉन, सबको दिख रहा है ना, यस सर। 2/3 पाई आर क्यू, राइट जी रो, और यहां पे हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, माइनस 3 जी एम बाई 2 आर। -3 GM अपॉन 2R, यही है ना, कैपिटल आर है ना। तो बताइए राइट, अब लास्ट वाले पे आइए, तो ये पोटेंशियल आ गया कहां पे, V टोटल, V टोटल है ना। तो ये जो आपने टोटल निकाला है सेंटर पे निकाला है ना, ठीक है। तो बताइए आंसर आ जाएगा अब, है ना। पहले वाले पे आ जाइए, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू VC इंटू एम, जो आया था आपका लास्ट में देख लीजिएगा। सबसे पहले में VC आपका ये आ गया माइनस G टू R इंटू एम, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाले स्लाइड से उठाया हूं मैं ये इक्वेशन, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वही आ रहा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियली बॉल जो है राइट, इनिशियली मास जो है सेंटर पे था, तो सेंटर का पोटेंशियल इनटू मास कर देंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, है ना। और ये आंसर आ रहा है, ठीक है, सही है ना, ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सोचिए कैसे करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन से ये की पॉइंट लेना है कि जब भी आपको वर्क डन कुछ निकालना पड़े तो ऐसा नहीं कि तुरंत इंटीग्रेट करने लग जाइए। फ्रिक्शन वाले में यही हुआ था ना, हीट निकालना था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना था, तो ऐसा नहीं कि तुरंत आप इंटीग्रेट करने लग जाइए। कुछ सिंपल सा तरीका सोचिए, जैसे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस से निकाल लिया था ना सिंपली, जैसे आप लोग वो कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, फोर्स निकाल रहे थे, फिर वर्क डन निकाल रहे थे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था जो कन्वेयर बेल्ट वाला था। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस करते तुरंत आ जाता आंसर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आपको वर्क डन निकालना है तो एक ही थॉट जाना चाहिए कि ओहो एफ डॉट डी आर कर देंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा। और आईआईटी यही करेगा, वो आपको इस तरीके से देगा ना कि आप एफ डॉट डी आर लगाएंगे और वो उससे आंसर आएगा नहीं, इंटीग्रेशन अच्छा सा काफी वो बन जाएगा। तो आपको स्मार्टली सोचना है कि वर्क डन निकालना है तो मे बी देयर इज सम सिंपल अप्रोच। ओके, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या। कंप्रेशन, फिर क्या है, अनफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द स्फीयर caused by gravitational compression as a function of distance r from the center। ग्रेविटेशनल कंप्रेशन का क्या मतलब है, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स होगा जो अंदर लग रहा है एक हाँ के मतलब इंटरनल पार्ट में, हाँ राइट फिर जो अंदर वाले बॉडी है हाँ उसके ऊपर जो थार वाली बॉडी डालनी है, हाँ गुड रिस्पांस आर का एक हो गया, हाँ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो गए गुड 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 गुड, ऐसे ही रही। देखिए राइट, सपोज कीजिए एक स्फीयर ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे बताइए ये सेंटर है, ये स्फीयर ले लिया, कैपिटल है, मास है, रेडियस आर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि सपोज कीजिए इसमें एक छोटा सा, मैं एक छोटा सा एक ले लेता हूं, ठीक है।
ऐसे, और इस पे भी मास है, ठीक है, ये आउटर है, ये मास है। अब मुझे एक बात बताइए कि इस वाले पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? ये जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल पे भी मास होगा ना, किधर फोर्स लगेगा? पहले बताइए जो आउटसाइड, हाँ, जो ये इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, हाँ, ओके, 1 से 2 के तरफ। आर यू श्योर? देखिए राइट, पहले बात बताइए कि, ओके चलिए, पहले बताइए कि जो भी एक सेल है, एक हेमिस्फेरिकल, सॉरी, एक स्फेरिकल सेल से, सपोज कीजिए एक सेल है मेरे पास, दिस इज द सेल, सो यहां पे वैक्यूम है, यहां पे कोई अगर मास m है, तो सेल जो है मास m पे कितना फोर्स लगाता है? 0, है ना? ये सही है। अगर मैं एक और सेल इसे कनेक्ट कर दूं, एक छोटा सा एक और सेल लिया हूं, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ टच में है, ठीक है, ये सब जुड़ा हुआ है, राइट? अब बताइए, अब दोनों सेल मिलके कितना फोर्स लगाएगा? 0 ही लगाएगा ना, क्योंकि पहला वाला सेल भी 0 लगाएगा, दूसरा वाला सेल भी 0 लगाएगा, क्योंकि मास अंदर है। तो इसी तरीके से आप करते चले जाओ, एक और सेल ले आओ, है ना, फिर एक और सेल ले आओ, है ना, हाँ, 0 ही रहेगा ना। अगर आप सेल को विड्थ भी दे दोगे ना, जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि सेल को अगर आप थोड़ा सा विड्थ भी दे दो, तो उसके इंटरनल मास पे फोर्स 0 लगाता है। तो उसी तरीके से देखिए, राइट, यहां पे 1 जो है, ये समझ आ रहा है ना? 1 क्या है? 1 इज ए सेल ऑफ दिस मच विड्थ। तो ये जो मास है, सपोज कीजिए ये मैंने डीएम मास लिया है, राइट, ये सपोज कीजिए इसका मास डीएम है, एक रिंग की तरह ले लिया, इसका मास डीएम है, या तो इसको और अच्छे से कर लीजिए, तो एक छोटा सा, ठीक है, राइट, चलिए कोई नहीं, डीएम है ना? तो इस पे 1 तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, सही है, 2 लगाएगा, 2 लगाएगा ना, क्योंकि 2 तो स्फीयर है और उसके स्फीयर के सरफेस पे सारा मास है, तो ये तो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की अंदर की तरफ लग रहा है ना, सेंटर की तरफ। बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या? ग्रेविटेशन की वजह से बाहर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा ना? नहीं, राइट। तो जो भी इसके, जो अगर दूसरा रिंग भी अगर ले लोगे ऐसे, तो इस पे भी अंदर की तरफ ही फोर्स लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसे पहले बताया। तो सारे के सारे रिंग पे अंदर की तरफ ही फोर्स लग रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कंप्रेशन जैसा होगा, है ना? और जब सारे के सारे, यानी कि सारे के सारे मास जो है ना अंदर की तरफ ही जाने का कोशिश कर रहा है, बाहर, राइट, इस जो आउटर ये वाला भी रिंग लोगे तो इस पे भी ये वाला जो सेल है, ये वाला, राइट, ये भी फोर्स बाहर की तरफ नहीं लगाएगा। तो सारे के सारे रिंग पे अंदर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल कंप्रेशन हो जाएगा ना, और उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा, है ना? तो बताइए सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होना चाहिए? सेंटर पे, है ना? ये तो सिंपल सा है ना। हाँ, सेंटर पे, क्योंकि सारा का सारा मास जो है सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। सरफेस पे प्रेशर होगा नहीं ना, सरफेस पे कोई जाने का कोशिश ही नहीं कर रहा है, सब के सब चाह रहा है कि सेंटर में जाए, तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो सेंटर में आएगा, और सरफेस पे प्रेशर हो जाएगा 0, तो यहां पे P हो जाएगा 0, और यहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, और ये रेडियस वेरिएबल हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम, यहां पे 0 है, तो प्रेशर विल बी द फंक्शन ऑफ अ स्मॉल r, है ना? तो वही आपको निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ आ गया होगा, है ना? अब सोचिए कैसे निकालेंगे प्रेशर इन टर्म्स ऑफ r। एक अननोन है, एक इक्वेशन चाहिए बस। हाँ, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, यहां पे तो कौन सा फोर्स निकालिएगा आप? कौन सा फोर्स निकालिएगा? ओके, ग्रेविटेशन। ओके, लेकिन अब मुझे बात बताइए, जैसे डीएम के इधर भी मास है ना, जैसे, तो वो फोर्स, कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा ना? हाँ, अगर आप सपोज, राइट, सपोज कीजिए आप बोल रहे हैं कि सिर्फ डीएम मास लग रहा है, सिर्फ अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन स्पाइट ऑफ दैट द डीएम इज एट रेस्ट, है ना?
तो अगर रेस्ट में है तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही अंदर की तरफ लगता रहता तो रेस्ट में तो रहता ही नहीं। तो इसका मतलब जो यहां पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, जो उसको रोक रहा है ना, अरे तभी तो रेस्ट में है। ठीक है, सर हाँ। तो इसको देखिए, एलिमेंट ले लें हम, हाँ क्या, उसके फिर सेंटर पे फोर्स निकाल के इंटीग्रेट कर दें। हाँ हाँ सही, क्या एलिमेंट्री लेना पड़ेगा ना। यस सर। गुड गुड, हाँ पी एज ए फंक्शन ऑफ आर निकालना है ना, तो किसी एक आर डिस्टेंस पे जाइए, हाँ गुड, डी आर लीजिए, ठीक है, और डी आर वाले का मास ले लीजिए डीएम, है ना, और उस पे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए और दोनों तरफ फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। एक आर पे जाइए, डी आर विड्थ का एक डीएम मास लीजिए, उस डीएम मास पे कुछ फिजिक्स का इस तरीके से लॉज लगाइए, कोई भी एक लॉज लगा के सोचिए ताकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाए। वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना ही थोड़ा वहां पे थॉट करना पड़ेगा कि कौन सा फिजिक्स का लॉज लगाएं ताकि इक्वेशन क्रिएट हो, और दो फिर उसके बाद तो इंटीग्रेशन है, आंसर आ जाएगा, है ना। सोचिए कौन सा, कैसे इक्वेशन बनाएंगे। देखिए राइट, यहाँ पे है सेंटर, एक स्मॉल आर पे चले गए और यहाँ पे एक डी आर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, ठीक है, ओके, और इसका मास कितना हो गया, डीएम। अब मुझे बात बताइए कि डीएम पे एफबीडी बताइए, डीएम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हाँ कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा, तो कांटेक्ट फोर्स जो लगेगा यहां पे, कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, यस सर। है ना, और यहां पे भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा ना। यस सर। ठीक है, दोनों राइट, मास तो दोनों तरफ है ना, कांटेक्ट फोर्स दोनों तरफ लगेगा, है ना, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तीन फोर्सेस लगेंगे, एक तो बाहर से कांटेक्ट फोर्स, एक अंदर से कांटेक्ट फोर्स, एंड प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स इज नॉट ए फील्ड फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फील्ड फोर्स, है ना, फील्ड एंड कांटेक्ट फोर्स, तो तीन फोर्सेज इस पे लग रहे हैं। ये तो समझ आ गया, तीन फोर्स लग रहा है। अगर एफबीडी बनाओगे, देखिए राइट कर देता हूं, एफबीडी ऑफ डीएम, तो तीन फोर्सेस लगेंगे, एक तो लगेगा एफ ग्रेविटेशन, इसको कर दीजिए एफ, एक फील्ड की वजह से लगेगा, दूसरा कांटेक्ट फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, एफ कांटेक्ट, और एक और कांटेक्ट फोर्स लगेगा, इसको 1 बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए 2, तो दो कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर। अब बताइए सारे फोर्सेस के वजह से जो डीएम है रेस्ट में है कि मूव कर रहा है, रेस्ट पे है। तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, हाँ, तो उससे एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, यस सर। बस इक्वेशन बना, इंटीग्रेट कीजिए, आंसर निकालिए। अब आपको बस ये देखना है कि कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, अब प्रेशर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो बताइए यहां पे प्रेशर कितना होगा, यहां पे अगर सपोज कीजिए राइट एट एनी, यहां पे प्रेशर मैं ले लेता हूं P, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, P प्लस डीपी हो जाएगा ना, गुड 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 गुड। यहां पे प्रेशर अगर P लिया मैंने, तो यहां पे प्रेशर हो जाएगा P प्लस डीपी। अब मुझे नहीं पता कि डीपी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग, आई डोंट नो राइट, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि यहां पे मैक्सिमम है और यहां पे जीरो है, तो डीपी घट ही रहा होगा,
हु केयर्स, राइट? डीपी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इतना पता है पी प्लस डीपी होगा, ठीक है? ठीक है, तो बाहर से अब मुझे एक बात बताइए, तो बताइए मुझे F1C कितना होगा जो बाहर से जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है? P plus dP into area. हाँ, P कौन सा प्रेशर लेंगे? हाँ, P, हाँ हाँ, इसको, हाँ देखिए इसको मैं ना वो कर देता हूं, इसको FC है ना, ये इनसाइड वाला कर देता हूं, है ना, इनसाइड, और इसको मैं कर देता हूं आउटसाइड। खाली P होगा। इसको इनसाइड कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं आउटसाइड, है ना? ये आउटसाइड की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, इसके ऊपर आउट से फोर्स लग रहा है और ये इनसाइड से लग रहा है, ठीक है? तो बताइए, राइट, इफ कांटेक्ट इनसाइड, हाँ, इनसाइड से जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगाएगा? प्रेशर लगाएगा ना? Yes sir. हाँ, तो कौन सा? P लगाएगा ना, क्योंकि F इनसाइड से कांटेक्ट फोर्स, और ये बोल रहा हूं F आउटसाइड से कांटेक्ट फोर्स, तो इनसाइड में प्रेशर कौन है? P, तो P इंटू बताइए एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब बताइए, राइट, आउटसाइड से भी कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ना? आउटसाइड वाला, आउटसाइड में कौन सा प्रेशर है? P प्लस डीपी, गुड, है ना? तो P प्लस डीपी हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों फोर्स निकल के आ गया। हाँ, किसको? कौन सा? इफ आउट वाला कौन सा लेंगे? R प्लस डी आर, तो उसको कीजिएगा ना तो dr वगैरह कैंसिल हो जाता है, इसीलिए तो एलिमेंट्री पे काम करते हैं ना। देखिए देखिए देखिए, आप ऐसे समझिए, राइट, जैसे आपने फिजिक्स में कोई क्वेश्चन किया होगा कि सपोज कीजिए एक रॉड है, जिनको भी एक डाउट आ रहा है फिजिक्स पे क्वेश्चन क्या, राइट, एक रॉड है, इसकी डेंसिटी वेरिएबल है, तो यहां पे लेते हैं ना कि एट एनी एक्स ले लिया, और यहां पे तो ऐसा मानते हैं ना कि यहां पे जो डेंसिटी है वो dx में यूनिफॉर्म रहेगा, है ना? वेरिएबल इसलिए तो एलिमेंट्री लेते हैं ना, ताकि वहां पे चीजें कांस्टेंट हो जाए। एलिमेंट्री पे काम क्यों करते हैं? क्योंकि चीजें वेरिएबल है, तो उसको एलिमेंट्री पे ला के ना उसको मानते हैं कि बिल्कुल छोटा सा ले रहे हैं, ताकि उसमें कम से कम वेरी ना करे, है ना? नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो आप करो क्या, 4 पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर भी करोगे ना आप, ठीक है? तो यहां पे आएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2, और क्या होगा, आर इंटू डी आर, है ना? तो ये तो बहुत छोटा हो गया ना, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये भी काफी छोटा है तो नेग्लेक्ट कर दो, तो आर स्क्वायर हो गया ना, ठीक है? ठीक है, तो आप किसी तरीके से सोच लीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एलिमेंट्री पे चीजों को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, है ना? ठीक है, तो ये आ गया। तो बताइए, रेट ये आ गया। एफ फील्ड कितना है बताइए? फील्ड बताइए, फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर वाला तो कुछ नहीं लगाएगा, सिर्फ अंदर वाला लगाएगा जो स्फीयर है। तो बताइए कितना? जी एम। अंदर का मास कितना हो जाएगा? नहीं, इस वाले का मास कुछ मान लें, एम मानते हैं ना, क्योंकि एम डी एम ले रहे हैं ना, तो अंदर वाले का मास क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, अंदर वाले का मास एम लेते हैं, राइट, तभी तो डीएम ले रहे हो ना आप। जैसे इधर का मास एम लिया, आर से डी आर गया तो डीएम हो गया, है ना? बड़े वाले का मास क्या है? पूरे स्फीयर का मास कैपिटल एम है, तो इस वाले स्फीयर का मास एम है, तो ही तो डी आर विड्थ पे गए तो डीएम मास लिए, ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा बताइए? स्फीयर, ये देखिए स्फीयर है और सारे डीएम मास जो है उससे कितना आर डिस्टेंस पे है ना, है ना? आर डिस्टेंस पे बताइए, ये तो सिंपल सा है ना, बताइए कितना फोर्स लगेगा? जी एम डीएम अपॉन आर स्क्वायर ना, सिंपल, राइट? बाहर वाला तो कुछ फोर्स लगाएगा नहीं, अभी बताया आपको, है ना? तो तीनों फोर्स पता है और सारे फोर्सेस बैलेंस होना है, बिकॉज डीएम इज एट रेस्ट, सो ऑल द फोर्सेस विल गेट बैलेंस। तो जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, है ना? तो यहां से मैं कर सकता हूं, सिंस dm is at rest, so सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो यहां से कर सकता हूं एफ सी आउट
इज इक्वल, राइट, प्लस एफ फील्ड इज इक्वल टू कौन सा, एफ सी इनसाइड। ये सही है ना, सही ना। अब इससे इक्वेशन निकाल लीजिए, राइट, इसको सॉल्व, राइट, इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा यहां से, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए किसका आंसर आता है। और लिमिट्स भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ बताइए। सर आंसर आएगा gm² by 8 r power 4 into 1 minus r² by r²। फिर से बोलिएगा। आपने, राइट, डेंसिटी को वो कर दिया क्या, रिप्लेस कर दिया क्या डेंसिटी को? यस सर, सर वो डेंसिटी दिया नहीं था क्वेश्चन में। हाँ ओके, राइट, ओके। अगर विदाउट डेंसिटी को रिप्लेस करके बताइए तो, जैसे डेंसिटी को डेंसिटी ही रखिए, उसके बाद आंसर सही लग रहा है आपका, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा लास्ट में, सही होगा आपका, सही है। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए ना सभी लोग। ठीक है, देखिए, राइट, एफ सी आउट कितना आया था, देखिए देखिए एफ सी आउट, हाँ एफ सी आउट आया गया था पी प्लस डी पी 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस फील्ड के द्वारा फोर्स पता ही है ना, जी एम डी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी इन साइड पी 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके आइएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहां पे हो जाएगा डीपी 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर स्क्वायर इंटू डी एम, राइट, ठीक है, ये सही है ना। डीएम बताइए कितना हो जाएगा, 4 पाई डीपी, आर स्क्वायर को इधर ले जाता हूं तो माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सॉरी, आर के पावर 4 हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक, और यहां पे हो जाएगा डीएम। अब एम और डीएम को रिप्लेस कीजिए तो एम कितना हो जाएगा बताइए, एम इसका मास था ना इनसाइड वाले स्फेयर का, कितना हो जाएगा बताइए, इनसाइड वाले स्फेयर का मास कितना होगा, एम इंटू डेंसिटी ले लेता हूं इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, और डीएम कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, अच्छा ये ओके नहीं दिख रहा, ओके ओके सर 4/3 पाई तक दिख रहा है बस। ओके ओके ओके, देखिए राइट, यहीं से कर देता हूं, देखिए डीएम कितना हो जाएगा, देखिए एम इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा कितना, इनसाइड वाले स्फेयर का डेंसिटी ले लेता हूं रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, राइट। डीएम बताइए, डेंसिटी 4 पाई, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये वॉल्यूम हो जाएगा इंटू डेंसिटी, राइट, ये डीएम हो गया। इसको रिप्लेस कर दीजिए और देखिए क्या आंसर आता है, ये राइट, Sir, 2 pi by 3 rho square into capital R square minus small r. गुड गुड, कितना आ रहा है, 2 पाई बाई 3 रो स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, गुड गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर है। हाँ, बाकी लोग कीजिएगा तो आ जाएगा, राइट, करके
सेम आ रहा है ना, ठीक है राइट। राइट, बाकी लोग कर लीजिएगा। 4 पाई 3 कितना है, पाई आर क्यू, ये एम को रिप्लेस कर दिया मैंने और डीएम को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो 4 पाई आर स्क्वेयर रो इंटू डी आर, ठीक है, और बाई आर रेस टू पावर 4, सही है ना, ठीक है। उसके बाद इस तरफ कितना आएगा बताइए, 4 पाई डीपी, इसके बाद कर लोगे सभी लोग? Yes, sir. इसके बाद कर लीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, इसके बाद कर लीजिएगा, है ना। देखिए लिमिट्स कितना डालेंगे, राइट, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा लिमिट्स में, राइट, सॉरी। लिमिट्स जो है मैं बता दूं, लिमिट्स क्या डाला है, हाँ देखिए राइट, लिमिट्स डालेंगे, हाँ यहाँ पे आर डालेंगे ना, एक आर तो निकालना ही है ना, हाँ, गुड 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 गुड। देखिए राइट, यहाँ पे लिमिट्स जो आएगा ये आएगा, स्मॉल आर यहाँ डालेंगे, है ना, से लेकर कहां तक, या तो कैपिटल आर से, ओके चलिए ठीक है, कैपिटल आर से ले लेते हैं, ठीक है राइट। देखिए राइट, कैपिटल आर, देखिए कैपिटल आर से लेकर कहां तक ले रहा हूं, स्मॉल आर तक ना, ठीक है। कैपिटल आर पे प्रेशर कितना बताया था, बिल्कुल आउटसाइड 0, और यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी, बस। इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा सभी लोग, ये मैं नहीं करूंगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इतना कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो आप, है ना, लास्ट तक तो कर दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। हाँ बताइए। सर एक बार वो फिर से समझा दीजिए, वो आपने p प्लस gp इंटू 4 पाई r स्क्वायर लिया था। अच्छा ओके, ओके कहाँ पे था, बताइए तो वैभव, कहाँ पे, ये यस सर, आया कैसे था? ये वाला, ये बोल रहे हो, यस सर। देखिए राइट, देखिए फिर से बोलता हूँ, देखिए ये समझ आ गया, एक मिनट, देखिए यहाँ पे प्रेशर मैंने पी लिया, एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन इस पे, हाँ ओके ओके, देखिए रे, हाँ देखिए रे, डीएम मास रेस्ट में है ना वैभव, नहीं सर, ये तो क्लियर है, ये एक्सप्रेशन मतलब ये, अच्छा इसके बाद ये कैसे आया, तो p प्लस gp इंटू 4 पाई r स्क्वायर, उसमें कंफ्यूजन है बस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, देखिए राइट, इस तरफ क्या आएगा, p इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इस तरफ भी p इंटू 4 पाई r, ये तो कैंसिल आउट होंगे ना, माइनस माइनस, सर इस फोर्स के एक्सप्रेशन में कह रहा हूँ। ये वाला, सर वो ऊपर F कांटेक्ट नो सर, में कैसे आया? ये हाँ सर वो, ओके ओके, ऑल राइट समझ गया। देखिए राइट, देखिए राइट, प्रेशर क्या करता है, हमेशा पुश करता है ना चीजों को, पुल कर सकता है क्या, नो सर। नहीं, देखिए राइट, तो ये मैं बोल रहा हूं कांटेक्ट फोर्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आउटसाइड से कांटेक्ट फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा होगा ना, है ना, यस सर। सही है। तो आउटसाइड से जो कांटेक्ट फोर्स है वो कौन लगाएगा, प्रेशर ही तो लगाएगा, यस सर। हाँ कांटेक्ट फोर्स बताइए कौन लगाएगा, कांटेक्ट, हाँ कांटेक्ट फोर्स बाहर वाला मास लगाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स कितना बनेगा, जो बाहर इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ही तो कांटेक्ट फोर्स आएगा, यस सर। है ना, प्रेशर इंटू एरिया, सिंपली कांटेक्ट फोर्स, सही है वैभव। डीपी वाला टर्म कहाँ से आया? डीपी देखिए राइट, प्रेशर वेरी भी करेगा ना, जैसे आपने देखिए राइट, ये जो सेल है, ये जो सेल लिया राइट, इसके दो सरफेस है, एक इंटीरियर सरफेस है और एक एक्सटीरियर सरफेस है। इनसाइड सरफेस ये है और आउटसाइड सरफेस, देखिए राइट, ये वाला इनसाइड सरफेस है और ये वाला आउटसाइड सरफेस है ना, ठीक है। तो इनसाइड सरफेस पे प्रेशर अगर P है तो जैसे ही आप थोड़ा सा dr डिस्टेंस मूव करोगे तो प्रेशर चेंज होगा ना,
है ना। इनसाइड इनसाइड पे प्रेशर P है, जैसे ही आप एक्सटीरियर पे जा रहे हो तो dr डिस्टेंस आप मूव कर गए, तो जैसे ही आप डिस्टेंस मूव करोगे तो प्रेशर वेरी कर जाएगा ना। Yes sir. सही है, तो P प्लस dP ले लिया मैंने। अब प्रेशर इंटू एरिया कर दोगे तो कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, किसी और को डाउट है? ठीक है, गुड गुड। ये काफी अच्छा डाउट था कि इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं dr। तो जैसे ही आप dr डिस्टेंस मूव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्रेशर वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस dr मूव करोगे तो प्रेशर कुछ वेरी होकर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर इनटू एरिया इज द कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, राइट, ओके। सो ओके, आप लोग इस क्लास के बाद भी आपको कुछ असाइनमेंट मिलेंगे। ओके, इस क्लास के जो असाइनमेंट है उसमें सैटेलाइट मोशन नहीं है, केपलर लॉज नहीं है, उसके पहले के जो भी राइट थ्योरीज हैं ग्रेविटेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन से जो कैपलर्स लॉज और सैटेलाइट मोशन जो होता है उससे क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थ्योरी आल्सो, यानी बिफोर द कैपलर लॉज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिक्स क्वेश्चन होगा, सैटेलाइट मोशन एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना उससे रिलेटेड। ठीक है, हाँ हाँ, फिर से बोलिए, असाइनमेंट्स वाले डाउट। ओके, उसके लिए आपको पर्सनली टाइम लेना पड़ेगा 1 to 1, है ना, इसमें तो नहीं कर सकते ना क्लास में। ठीक है, आप पर्सनली आप आईवीसी मैम से बात कर लीजिएगा, है ना, उनसे आप 1 to 1 टाइम ले लीजिएगा, उसके बाद आपको जो भी डाउट से बता देंगे। ठीक है, जो भी असाइनमेंट्स में डाउट। क्या बोल रहे हो? व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप पे पूछ लो। ठीक है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, दिन टाइम कभी डे टाइम कॉल कर लेना, पूछ लेना। ठीक है, वीडियो कॉल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सबके पास मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, ओके, गुड, ओके, सो ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।